जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बायोलॉजी एमडी कैट प्रेपरेशन 2025 का सिलसिला जो है वो जारी है। सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट नंबर 6 जो है स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एंजाइम्स। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एमडी कैट एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो कुछ इस तरीके से मौजूद हैं कि इसमें हमने 4 पॉइंट्स जो हैं, 4 टॉपिक्स बेसिकली जो हैं वो कवर करने हैं, लेकिन साथ में जो लिंक टॉपिक्स होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। बेसिकली अगर लर्निंग आउटकम्स की बात की जाए, जैसे हमने एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, एंजाइम्स के काम करने का तरीका पढ़ना है, इसी तरह कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम को अफेक्ट करते हैं, और एंजाइम इनहिबिटर्स। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने कंप्लीट चैप्टर ही जो है वो तैयार करना है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है। इसके अलावा फेडरल बुक में अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ओमिट किए गए हैं, जैसे एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन है, वो फिलहाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, आउटकम्स में मौजूद नहीं है। सो बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, या आप कह सकते हैं जो हमारा चैप्टर है, डेट इज एंजाइम्स। अच्छा, अब एंजाइम्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि ये जो वर्ड एंजाइम है, ये जो इन वर्ड एंजाइम है, ये बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूनानी लफ्ज से इसको जो है वो अखज किया गया है, डेट इज लेवेंड। ठीक है। डेट इज लफ्ज एंजाइम जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डेट इज लेवेंड। ठीक है। अब लेवेंड का मतलब क्या होता है? डेट इज इन यीस्ट। लेवेंड का मतलब क्या होता है? डेट इज इन यीस्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है शुरू में ही एंजाइम्स के हवाले से, कि जो हमारे पास ये जो टर्म एंजाइम है, हमने ये तो देख लिया कि एंजाइम जो है, ये टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। अच्छा, फिर हम अगर देखें तो ये वर्ड एंजाइम जो था, टर्म एंजाइम जो थी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। टर्म एंजाइम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1877। और 1877 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था? बाय विल्हेल्म कोहने। ठीक है। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1877 में पहली मर्तबा लफ्ज एंजाइम जो मतलब टर्म एंजाइम जो है उसको डिस्कवर किया था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। अगर हम बात करें कि जी पहला एंजाइम किसने डिस्कवर किया था, तो हमारे पास जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, हमारे पास कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पेन, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था परसोस। पेयन और परसोस, इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया? फ्रोम जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स। ठीक है। जो के बीज जो जर्मिनेट कर रहे थे, जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स में 1833 के अंदर एक एंजाइम जो है वो डिस्कवर किया। ठीक है। और उस फर्स्ट एंजाइम को, जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया बार्ले सीड से, उसको नाम दिया गया, नेम्ड इट एज डायास्टेज। तो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट एंजाइम था उसका नाम बताएं। ठीक है। तो जो फर्स्ट एंजाइम था उसका नाम था डायास्टेज। और ये एंजाइम डिस्कवर कब हुआ था? 1833 में। और इसको डिस्कवर किसने किया था? टू फ्रेंच साइंटिस्ट थे, पेन और पार्सोज ने। और ये दोनों ही क्या थे? बेसिकली फ्रेंच साइंटिस्ट थे।
ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई। सबसे पहले कि एंजाइम्स की जो टर्म है ये डिराइव कहाँ से की गई है। फिर हमने बात की कि टर्म एंजाइम जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया, विलहेल्म कोहने ने 1877 में। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो फर्स्ट एंजाइम है उसको डिस्कवर जो है वो कब किया गया, 1833 में, और उसका नाम क्या रखा गया था, डेट इज डायास्टेज। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या है, एंजाइम्स होते क्या हैं और इनका काम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसको क्या चाहिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स बॉडी नीड सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू सर्वाइव। तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, दीज प्रोडक्ट्स, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको बनाया जाता है मेड बाय। अब बॉडी के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसके जरिए बनाई जाती हैं, अब ये बनाई जाती हैं बॉडी में केमिकल रिएक्शंस के जरिए। अब सवाल ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन अगर सिंपल टर्म में हम इसको डिस्क्राइब करें तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एक शय को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी दूसरी शय में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिस्ट्री के अंदर वो शय जिसको कन्वर्ट किया जाता है उसको आप कहते हैं रिएक्टेंट, लेकिन बायोलॉजी में वो शय, केमिकल रिएक्शन में वो शय जिसको कन्वर्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं, या उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है सबस्ट्रेट। और अल्टीमेटली जो रिएक्शन के नतीजे में जो नई शय बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड हैं। और केमिकल रिएक्शंस जो हैं, अब केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस का हमारी बॉडी के अंदर जो है, दे मस्ट बी दे मस्ट बी अकर एट अ हाई स्पीड। अब प्रॉब्लम ये है, डिमांड बॉडी की ये है कि बॉडी को प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पीडीली जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके लिए बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका भी बहुत ज्यादा स्पीड से होना जरूरी है। अब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कौन करेगा, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे, डेट आर एंजाइम्स। तो यहां पर एंजाइम्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो एंजाइम्स क्या हैं, अगर हम पहले जरा डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो एंजाइम्स जो हैं ये क्या हैं, दीज आर थ्री डायमेंशनल, ठीक है, डी का मतलब यहां पे डायमेंशन है, थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, जिनका काम क्या है, डेट स्पीड अप, ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड कन्वर्ट देम इनटू, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और जल्दी से जल्दी जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। और खास बात क्या है, विदाउट वेस्टिंग इटसेल्फ, और खुद जो हैं वो अपने आप को जो है वो जाया नहीं करते, या आप कह सकते हैं कि खुद दौराने रिएक्शन जो हैं अपने आप को चेंज नहीं करते। एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर, लेट्स से ये हमारे पास अगर एक सबस्ट्रेट है तो एंजाइम्स क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इस सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन खुद प्रोडक्ट के अंदर जो है, खुद जो है एंजाइम्स प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान खुद इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे लेकिन अपने अंदर किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं लाएंगे।
तो एंजाइम्स की हम बात करे थे, तो एंजाइम्स क्या हैं? ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं ताकि जल्द से जल्द प्रोडक्ट जो है वो बनाई जा सके, और इस दौरान खुद इनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि चूंकि हमने कहा कि एंजाइम्स जो हैं ये रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम्स चूंकि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इसीलिए हम इनको बायोकैटालिस्ट, दे आर आल्सो नोन एज बायोकैटालिस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंजाइम्स को हम बॉडी का बायोकैटालिस्ट भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेशन में स्टूडेंट्स हमने वर्ड यूज किया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, मतलब एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन एक एक एंजाइम ऐसा है कि कुछ एंजाइम्स की एक क्लास हमारे पास है, डेट इज राइबोजाइम। अब ये भी एंजाइम है, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये आरएनए बेस्ड एंजाइम है। मतलब कि ये जो एंजाइम है ये आरएनए से बना होता है, ये आरएनए पर मुश्तमिल होता है, ये प्रोटीन नहीं है। हालांकि राइबोजाइम जो है ये भी एंजाइम, लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या होते हैं, आरएनए बेस्ड होती हैं। ठीक है, आरएनए बेस्ड होते हैं, ये सिंपली आप कहें कि ये आरएनए से जो है वो बने होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एंजाइम यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी एक एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक एंजाइम है पेप्टाइडल पेप्टाइडल ट्रांसफीरेज। ठीक है, अब ये हमारे पास एक राइबोजाइम है, मतलब आरएनए पर मुश्तमिल एक एंजाइम है। और ये करता क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ठीक है, ये क्या करता है, इट मेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बिटवीन अमाइनो एसिड्स, ताकि, ठीक है, अमाइनो एसिड यहाँ पे लिख देते हैं, अमाइनो एसिड्स के दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ताकि उनके जुड़ने से क्या बने, पॉलीपेप्टाइड चेन बने। और जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो अल्टीमेटली उससे आगे क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो पेप्टाइडल ट्रांसफीरेज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये कौन सा एंजाइम है, बेसिकली ये एक राइबोजाइम है, मतलब आरएनए कंटेनिंग जो है वो एंजाइम्स है। तो ये स्टूडेंट्स आपने बात जरूर याद रखनी है कि वैसे तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारी की सारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, लेकिन राइबोजाइम जो हैं ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो आरएनए पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आप याद कर लीजिएगा जो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। अब एंजाइम्स जो हैं, हाँ ये भी प्रोटीन्स हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रोटीन्स या तो बॉडी के अंदर जो है इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, या फिर हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब कि एंजाइम्स के अंदर या तो हमें टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा प्रोटीन का, या फिर हमें जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जी एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि हमारी कोर्स आउटलाइन का भी जो है वो हिस्सा है। सो अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, एक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज किया, यहाँ पे हेडिंग बन गई हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जो है अगर हम वन बाय वन देखें, तो पहली चीज जो हमने डेफिनेशन में ही वर्ड यूज किया कि एंजाइम्स क्या हैं, ये 3 डाइमेंशनल, चले यहाँ पे हम कंप्लीट लिख देते हैं, एंजाइम्स क्या हैं, 3 डाइमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सवाए किसके, राइबोजाइम के, क्योंकि राइबोजाइम जो है ये प्रोटीन्स नहीं है,
یہ بات یاد رکھیے گا، یہ RNA بیسڈ جو ہیں وہ انزائمز ہیں۔ دوسری خوبی جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انزائمز جو ہیں، جو ہم نے ڈیفینیشن میں بھی ورڈ یوز کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، انکریز کر دیتے ہیں ریئیکشن کی سپیڈ کو۔ ریٹ کہتے ہیں سپیڈ کو، انکریز ریٹ آف ریئیکشن، ٹھیک ہے، یہ ریئیکشن کو جو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں۔ اب انکریز کیسے کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، بائی لوور ایکٹیویشن انرجی، ٹھیک ہے، ایکٹیویشن انرجی۔ اچھا، ایکٹیویشن انرجی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ انرجی ہوتی ہے جو کیمیکل ریئیکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انزائمز کیا کرتے ہیں، ایکٹیویشن انرجی کو کم کر کے ریئیکشن کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں اور سپیڈ اپ بھی کرتے ہیں تاکہ جلد از جلد پروڈکٹس جو ہیں وہ بنائی جا سکیں۔ دوسرا یاد رکھیے گا کہ ڈیورنگ ریئیکشن جو ہیں انزائمز ڈو ناٹ چینج اٹ سیلف ڈیورنگ ریئیکشن، ٹھیک ہے، ریئیکشن کے دوران جو ہیں ان میں کسی قسم کا، حالانکہ خود تو یہ سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں اس کو، لیکن خود ان کے اندر کسی قسم کا کوئی چینج جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا اگر ہمارے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ میں بھی انزائمز موجود ہو، اسمال اماؤنٹ میں بھی اگر انزائمز موجود ہوں تو یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ریئیکشن کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں۔ اسمال اماؤنٹ آف انزائمز کین آلسو ایکسلریٹ ریئیکشن، یہ ریئیکشن کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں کریکٹر پر جو ہے، تو ہمارے پاس جو ہے انزائمز جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ سپیسیفک ہوتے ہیں۔ انزائمز آر سپیسیفک ان ایکشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس جو کریکٹر ہے کہ انزائمز بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، دے آر سینسٹیو ٹو ٹیمپریچر، ٹھیک ہے، پی ایچ، اور یہی وہ فیکٹرز ہوں گے جو کہ آگے چل کے جو ہیں وہ پھر افیکٹ کریں گے کنسنٹریشن آف سبسٹریٹ۔ یہ وہ فیکٹرز ہوں گے جو پھر آگے انزائمز کے کام کی رفتار کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بعض انزائمز ایسے بھی ہوتے ہیں، سم انزائمز نیڈ کو فیکٹر۔ اب یہ کو فیکٹر کیا ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ آگے ہم لیکچر کے اندر پڑھیں گے، فار پراپر فنکشننگ۔ بعض انزائمز کو اپنا پراپر فنکشن پرفارم کرنے کے لیے کو فیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ نان پروٹینز ہوتی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس وہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ کریکٹرز ہیں جو آپ نے یاد رکھنے۔ اچھا، ایک اور اگر آپ ایڈ کر لیں تو انزائمز جو ہیں دے ریکوائر ایکوس میڈیم، مطلب ان کو واٹر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے فار دیئر ایکٹیویٹی۔ اسی لیے تمام کیمیکل ریئیکشنز بھی ہماری باڈی میں زیادہ تر جو ہیں وہ کہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں، واٹر کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سیل کے اندر واٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدار میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس چند امپورٹنٹ کریکٹرز تھے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا آ جائیں انزائمز کی کمپوزیشن کو لے کر، ٹھیک ہے، پارٹس آف انزائم، تو انزائم جو ہے نا اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، اگر میں بات کروں انزائم کی کمپوزیشن کی تو انزائم جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس مین ہیڈنگ ہے انزائم کمپوزیشن۔ اگر ہم انزائم کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا انزائم جو ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ انزائم جو ہے اٹ ہیز ٹو پارٹس۔ اب وہ ٹو پارٹس جو ہیں انزائم کے کون کون سے ہیں، تو اس میں ایک تو پارٹ ہے ہمارے پاس جو کہلاتا ہے پروٹین پارٹ، ٹھیک ہے، پروٹین پارٹ۔ اور یہ جو پروٹین پارٹ ہوتا ہے انزائم کا، اس کو ہم کہتے ہیں ایپو انزائم، اس کو ہم ایپو انزائم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس دیٹ از نون پروٹین پارٹ۔ تو انزائم جو ہم نے ڈیفینیشن میں یوز کیا کہ انزائمز آر پروٹینز، لیکن یاد رکھیے گا انزائم کی کمپوزیشن میں کچھ حصہ نون پروٹین کا بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں
कोफैक्टर, जिसकी अभी हम ऊपर भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे एंजाइम्स को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोफैक्टर की। तो एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और एक नॉन प्रोटीन जो है वो पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अच्छा, अगर हम सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं प्रोटीन पार्ट की, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोटीन पार्ट होता है हमारे पास, ये जो प्रोटीन पार्ट है, इसके आगे जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। ये जो प्रोटीन पार्ट है, इसके आगे जो है वो फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्लोबुलर पार्ट, ठीक है, जो हमने वर्ड यूज भी किया था। एक होता है हमारे पास ग्लोबुलर पार्ट, अच्छा इसको आप ना एलोस्टेरिक साइट भी कह सकते हैं। एलोस्टेरिक साइट, बाज जगहों पर इसकी जगह एलोस्टेरिक साइट का वर्ड भी यूज किया जाता है। और जो दूसरा पार्ट है जो कि मेन पार्ट है जिसने एक्शन परफॉर्म करना है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है, दैट इज एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट। अच्छा, अब ग्लोबुलर पार्ट की बात करें तो इसका जो मेन, इसका अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका जो काम है वो बेसिकली क्या है, इसका काम है जी इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्शन, ठीक है, या आप कह लें मेंटेन, ये क्या करता है, मेंटेन बॉडी ऑफ एंजाइम, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन रखता है। और अल्टीमेटली एक तरह से इंपॉर्टेंट भी होगा, इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्शन। लेकिन मेन जो काम होगा वो एक्टिव साइट का होगा, ठीक है। एक्टिव साइट क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये चार्ज बेरिंग साइट होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो चार्ज पर मुश्तमिल होंगे, चार्ज बेरिंग साइट होती है। और ये करती क्या है, कन्वर्ट करती है स्टूडेंट सबस्ट्रेट को, कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब कब करेगी, आफ्टर बाइंडिंग इट, पहले सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होगा, आफ्टर बाइंडिंग इट, पहले सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होगा, फिर उसके बाद ये उसको जो है वो किस में कन्वर्ट करेगी, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगी। अच्छा, इसको ना थ्री डायमेंशनल कैविटी भी कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज थ्री डायमेंशनल कैविटी। और अभी हमने कहा था कि अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, तो इसमें टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 3 से लेकर 12 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इट कंटेन्स 3 to 12 जो हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि सबस्ट्रेट जो है ये एक्टिव साइट के साथ आकर क्या होता है, बाइंड होता है। तो याद रखिएगा, जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है बाय, अब बाइंड कैसे होगा, बाय नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए अटैच होगा। मिसाल के तौर पे वो कौन कौन से होंगे, तो उसमें हमारे पास जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, अब ये एक नॉन कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इसके जरिए सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ जो है वो फिर बाइंड होता है। अच्छा, फिर एक्टिव साइट की बात करें तो इसकी जो है ना आगे स्टूडेंट, इसकी आगे फर्दर, एक्टिव साइट जो है ना इसकी आगे फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं, या आप कह लीजिए दो तरह से एक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। एक हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है जी बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट का कुछ हिस्सा जो है वो बाइंडिंग के तौर पे काम करता है, और बकिया जो हिस्सा होता है वो फिर आगे कैटालिटिक साइट के तौर पर काम करता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग साइट की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैटालिटिक साइट की, तो स्टूडेंट बाइंडिंग साइट जो है ना ये क्या करती है, बाइंडिंग साइट जो है ये रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट,
ये खास सबस्ट्रेट को पहचानती है एंड बाइंड इट, और फिर उसको क्या करती है, बाइंड करने में हेल्प करती है। मतलब जो एंजाइम की जो ये जो बाइंडिंग साइट है, ये क्या करती है, सबस्ट्रेट को पहचान कर, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को पहचान कर उसको एंजाइम के साथ, मतलब अपने एक्टिव साइट के साथ क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है, और बाइंड करवा कर क्या बनाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये स्टूडेंट आपने लाजमी याद रखना है। तो बाइंडिंग साइट के दो काम है। पहला काम क्या है, सबस्ट्रेट को पहचान कर, रिकॉग्नाइज करके उसको अपने साथ बाइंड करवाना, और बाइंड करवा कर फिर क्या बना देना, एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और क्या बना देना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देना। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूं, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना और उसको बाइंड करवा देना, और बाइंड करवाने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बना देना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवा देना। ये इसकी जिम्मेदारी है। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये वाली जो सेकंड साइट है, ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो एक तरह से जो बाइंडिंग साइट है वो क्या करती है, सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाकर एक तरह से वो कैटालिटिक साइट को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। तो याद रखिएगा, जो कैटालिटिक साइट है ये एक्टिवेट कैसे होती है, इट इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये साइट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये इन कैटालिसिस परफॉर्म करेगी, ठीक है, परफॉर्म कैटालिसिस। मतलब साथ जुड़ा जो सबस्ट्रेट होगा उसमें या तो बॉन्ड बनाए जाएंगे या उसमें बॉन्ड तोड़े जाएंगे, ठीक है। और सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगी, एंड कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो एंजाइम जो है वो अलहदा हो जाएगा, और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। अब इस तरीके से बेसिकली एंजाइम भी जो है वो काम करता है। तो एंजाइम के साथ पहले सबस्ट्रेट बाइंड होता है, फिर कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कैटालाइसिस होती है, जिसमें या तो बॉन्ड बनता है सबस्ट्रेट के अंदर या बॉन्ड टूटता है, जिससे सबस्ट्रेट खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, और एंजाइम वैसे का वैसे ही रहता है। अगर आप स्टूडेंट देखें तो इस पूरे रिएक्शन में एंजाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। एंजाइम पहले स्टार्ट में भी उसी तरह था और लास्ट में भी उसी तरह था, इसलिए हमने कहा था एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन खुद इसके अंदर किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं आता। ये बातें आपने सारी लाजमी याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है जी को फैक्टर। अब स्टूडेंट को फैक्टर जो है ये करता क्या है, पहली चीज तो ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कि जाहिर सी बात हमने पढ़ा है कि ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अच्छा, ये करता क्या है, ये ना काम करता है एक्ट एज अ ब्रिज। बाज औकात क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा होता, तो फिर को फैक्टर क्या करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन सबस्ट्रेट, ठीक है, बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। चले मैं खाली एंजाइम लिख देता हूं। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो है ये क्या करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। हमने कहा था रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है, तो ये एक तरह का सोर्स ऑफ जो है वो एनर्जी भी है। और ये तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। और ये हमने ऊपर करेक्टर के अंदर भी वर्ड पढ़ा था, हमने करेक्टर पढ़ा था कि एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए को फैक्टर का होना जो है ये भी इंतहाई जो है वो जरूरी है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो को फैक्टर है वो हमारे पास जो है वो दो, अगर हम स्ट्रक्चर के एतबार से देखें तो हमारे पास जो है वो दो टाइप के को फैक्टर्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास बनते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होंगे, और इसके अलावा जो होंगे उन्हें हम कह देंगे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो हैं इसकी आगे फर्दर जो है वो टू टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है, एक हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप,
ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہے نا وہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس ٹاپک کو نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ لے جاتے ہیں تاکہ ذرا یاد کرنے میں اور لکھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو اور پرابلم نہ ہو. دیکھیں ہم بات کر رہے تھے، چلے یہاں پہ آ جاتے ہیں کو فیکٹر کے اوپر. اب کو فیکٹر جو ہے اسٹوڈنٹ اس کی ہم نے بات کی کہ یہ جی یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس آرگینک کو فیکٹر اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس جی ان آرگینک کو فیکٹر. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں پہلے آرگینک کو فیکٹر کی تو آرگینک کو فیکٹرز جو ہیں ان کو فردر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ٹو ٹائپس میں. ایک تو ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ پروستھیٹک گروپ. ٹھیک ہے. اب پروستھیٹک گروپ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرگینک کو فیکٹر ہے. اور سیکنڈ جو ٹائپ ہے اسٹوڈنٹ وہ ہمارے پاس ہے کو انزائم کی. اب کو انزائم جو ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی یہ ہمارے پاس ہے آرگینک کو فیکٹر. ٹھیک ہے. اور ان آرگینک کو فیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک ہی ٹائپ ہے اور وہ ٹائپ کہلاتی ہے ڈیٹ از ایکٹیویٹر. سو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 ٹائپس کے کو فیکٹر جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایکٹیویٹر ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہمارے پاس کو انزائم ہے اور تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے؟ پروستھیٹک گروپ ہے. اچھا پروستھیٹک گروپ جو ہے اس کی اگر بات کریں تو یہ ہے تو آرگینک کو فیکٹر. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرگینک کو فیکٹر ہے اور یہ اس میں فرق کیا ہے؟ اٹیچ ٹو انزائم. ٹھیک ہے. یہ جو ہے انزائم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اٹیچ ٹو انزائم اسٹرونگلی. ٹھیک ہے. اب اسٹرونگلی کیوں اٹیچ ہوتے ہیں؟ بائی کوولنٹ بونڈ. کیونکہ یہ والے جو کو فیکٹر ہے یہ انزائم کے ساتھ کوولنٹ بونڈ بناتے ہیں اور لہٰذا یہ اس کے ساتھ اسٹرونگلی جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. جبکہ اسی کے کمپیریزن میں اگر ہم کو انزائم کی بات کریں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دے اٹیچ. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوزلی اٹیچ ہوتے ہیں. یہ کوولنٹ بونڈ نہیں بناتے. اٹیچ لوزلی ٹو انزائم. تو وہ آرگینک کو فیکٹر جو لوزلی اٹیچ ہوگا اسے کو انزائم کہہ دیں گے. وہ کو فیکٹر جو انزائم کے ساتھ اسٹرونگلی اٹیچ ہوگا کوولنٹ بونڈ کے ذریعے اٹیچ ہوگا اس کو ہم کیا نام دے دیں گے؟ پروستھیٹک. اب چونکہ کو انزائم جو ہے اسٹوڈنٹ یہ لوزلی اٹیچ ہوتا ہے تو یہ ڈی اٹیچیبل ہوتا ہے. مطلب کہ اگر یہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد اس کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ پروستھیٹک گروپ جو ہے یہ اسٹرونگلی اٹیچ ہوتا ہے تو یہ پرماننٹلی جو ہے یہ پارٹ بن جاتا ہے پھر انزائم کا. یہ جو ہے اس کو پھر ڈی اٹیچ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کو پھر ڈی اٹیچ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم بات کریں ایکٹیویٹر کی تو ایکٹیویٹر جو ہے یہ ایک انارگینک کو فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ڈی اٹیچیبل ہوتے ہیں تو کو انزائم بھی ڈی اٹیچیبل ہے. ایکٹیویٹر جو ہے یہ بھی ڈی اٹیچیبل ہے. ٹھیک ہے. صرف پروستھیٹک گروپ جو ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسٹرانگ بانڈ بناتا ہے. یہ آپ نے چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے. نیکسٹ اگر ہم ان کی ایگزامپلس کی طرف آ جائیں تو اسٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں پہلے ایکٹیویٹر کی تو جتنے بھی میٹل آئنز ہیں وہ ہماری باڈی میں ایز اے ایکٹیویٹر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ میگنیشیم آئن ہے. یہ ایک میٹل آئن ہے. ہمارے پاس آئرن ہے. کاپر ہے. ٹھیک ہے. زنک ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ مختلف میٹل آئنز ہیں جو کہ ایز اے ایکٹیویٹر ایز اے ان آرگینک کو فیکٹر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں تھوڑا سا ڈیٹیل کی جیسے میگنیشیم آئن ہے تو یہ جو میٹل آئن ہے یہ ایک انزائم ہے ہیگزوکائنیز. اس کے لیے ایز اے ایکٹیویٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں آئرن کی تو یہ کیٹالیز ایک انزائم ہے. یہ ہم پر آکسیسوم آرگنیلی کے اندر بھی پایا جاتا ہے. آپ نے چیپٹر نمبر 4 میں پڑھا ہوگا. کاپر کی اگر ہم بات کریں تو یہ سائٹوکروم آکسیڈیز. اب یہ سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے انزائمز ہیں
اور ان انزائمز کے ساتھ یہ میٹل آئنز جو ہیں ایز اے ان آرگینک کو فیکٹر جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ لازمی یاد کرنے, یہ بھی بڑے انپورٹنٹ ایم سی کیوز کے لیے. اور زنک جو ہے یہ ایک انزائم ہے, کاربونک اینہائڈریز, ریڈ بلڈ سیلز میں پایا جاتا ہے. گیسز کی ٹرانسپورٹ میں امپورٹنٹ رول جو ہے یہ پلے کرتا ہے انزائم کاربونک اینہائڈریز. اور یہ انزائم تب ہی پراپر فنکشن پرفارم کرے گا جب اس کے ساتھ یہ والا کو فیکٹر جو ہے وہ اٹیچ ہوگا. اچھا نیکسٹ اگر ہم کو انزائمس کی بات کریں تو ہم نے کہا ایکٹیویٹر جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں جی میٹل آئنز. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں کو انزائمس کی تو کو انزائمس جو ہیں یہ زیادہ تر ہوتے ہیں دے آر ڈیریویٹیوز آف وائٹامنس. ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں وائٹامنس کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں, مطلب وائٹامنس سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس ایک کو انزائم ہے فلیوین ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ. ٹھیک ہے, فلیوین ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ. اب یہ جو ہمارے پاس یہ جو کو انزائم ہے یہ ایک وائٹامن سے جو ہے وہ ڈیرائیو ہوتا ہے, اور وہ جو وائٹامن ہے دیٹ از وائٹامن B2. ٹھیک ہے, جس کا کامن نیم ہے رائبو فلیوین. اس کا کامن نیم ہے رائبو فلیوین. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھیں, نیکسٹ کو انزائم ہے نیکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ. اب یہ والا جو کو انزائم ہے یہ ڈیرائیو ہوتا ہے وائٹامن B3 سے, وائٹامن B3 سے, جس کا کامن نیم ہے نیاسین. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم مزید اگزامپلز اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ہے بایوٹین ہے. ٹھیک ہے, بایوٹین ہے, یہ بھی ایک کو انزائم ہے, اور یہ بایوٹین انزائم سے ہی وائٹامن سے ہی جو ہے وہ ڈیرائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بایوٹین یہاں پہ کیا ہے, بایوٹین یہ وائٹامن ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نیکسٹ ایگزامپل ایک اور اگر ہم ایگزامپل کریں تو ہمارے پاس ہے میتھائلو کوبالامین ہے. ٹھیک ہے, میتھائلو کوبالامین. اب یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ڈیرائیو ہوتا ہے کس سے, یہ بھی ایک وائٹامن سے جو ہے وہ ڈیرائیو ہوتا ہے, دیٹ از وائٹامن B12. یہ یاد رکھنے ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس ایم سی کیوز کے لیے, تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ رٹا مارنا پڑے گا. اس کو کامن نیم ہے سیانو کوبالامین, سیانو کوبالامین. ٹھیک ہے, اچھا پروستھیٹک گروپ کی اسٹوڈنٹ اگر ہم ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جیسے ہیموگلوبن ہے. ٹھیک ہے, تو ہیموگلوبن میں جو ہیم گروپ ہے, ہیم گروپ, ٹھیک ہے, جو اس کا ہیڈ والا پورشن ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ ہے ہمارے پاس پروستھیٹک گروپ. ٹھیک ہے, مطلب آرگینک کوفیکٹر. تو یہ اسٹوڈنٹس آپ نے ہم یاد رکھنا ہے انزائمز کی کمپوزیشن کے حوالے سے. نیکسٹ اگر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہے جی انزائمز کی ٹائپس. ٹھیک ہے, انزائم کی ٹائپس. تو ہمارے پاس جو ہے نا اسٹوڈنٹ دو ٹائپ کا انزائم جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس دو ٹائپ کا انزائم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جی ہمارے پاس ایپو انزائم, یہ ان ایکٹیویٹڈ انزائم ہوتا ہے, اور کیوں ہوتا ہے پڑھیں گے ابھی. اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے ہولو انزائم, ہولو انزائم. دیکھیں اب ان میں مین ڈفرنس کیا ہے. اگر ہم جو ہیں کسی انزائم سے, ہمارے پاس ایک انزائم ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم کسی انزائم سے اس کا کو فیکٹر نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کو فیکٹر کو ہم کیا کر دیتے ہیں, انزائم سے کو فیکٹر کو مائنس کر دیتے ہیں, تو ہمارے پاس جو انزائم ہوگا وہ کیا بن جائے گا, وہ ان ایکٹیویٹڈ ہو جائے گا. انزائمز بیکم ان ایکٹیویٹڈ. تو وہ جو ان ایکٹیویٹڈ انزائم ہوگا اس کو ہم کیا نام دیں گے, دیٹ ول بی نون ایز ایپو انزائم. لیکن اگر ہم اس انزائم کے ساتھ کو فیکٹر کو اٹیچ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, انزائم کے ساتھ کو فیکٹر کو اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا, وہ بن جائے گا دیٹ ول بیکم ایکٹیویٹڈ انزائم.
और वो जो एक्टिवेटेड एंजाइम होगा उसको हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी नोन एज होलो एंजाइम। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में हमारे पास, जैसे हमारे पास आ जाता है पेप्सिनोजिन। अब ये एक इनएक्टिव एंजाइम है जो हमारे स्टमक के अंदर जो है वो बनता है, और जब इसके साथ को फैक्टर की अटैचमेंट हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव एंजाइम में, जिसको फिर हम क्या नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड पेप्सिन। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर एक छोटा सा माइनर सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, और वो हम लेते हैं जी एंजाइम्स की लोकेशन को लेकर, कि एंजाइम्स आम तौर पर जो है वो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो है ये कहाँ पर एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो पहले तो एक चीज याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो स्टूडेंट प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, एंजाइम ज्यादातर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो ज्यादातर कहाँ में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं ये पाए जाते हैं, ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं ये पाए जाते हैं ऑर्गेनेलिस के अंदर। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलिस के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं, ठीक है, एंजाइम्स वर्क इन सेल, उन्हें हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स जो आउटसाइड काम करते हैं सेल के, ठीक है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड और इंट्रा मीन विद इन। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स, अगर हम इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की बात करें तो ज्यादातर जो हैं वो किस में होते हैं, इन साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ बातें भी स्टूडेंट्स जो हैं वो आपने जहन नशीन करनी। इसके अलावा एक और पॉइंट कर लेते हैं कि सेलुलर रेस्पायरेशन में जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, सेल के अंदर जो रेस्पायरेशन होती है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन की जाती है ताकि एनर्जी प्रोडक्शन की जा सके, सेलुलर रेस्पायरेशन में जो एंजाइम्स ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। वो कहाँ पे पाए जाते हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, हम स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम के काम करने का तरीका। डेट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है जी। सबसे पहले क्या होगा जी, देखें, लेट्स से जी, जैसे हमने यहाँ पर एक एंजाइम बनाया, फर्ज करेंगे ये हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है, अच्छा, अब एंजाइम में हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि उसकी दो पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जहां पे आप आगे देखेंगे सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, ये जो पार्ट है डेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा कि एंजाइम के साथ आकर जो है वो क्या होगा, सबस्ट्रेट, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये बाइंड होगा। अब जैसे ही, सबसे पहले जैसे ही एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये काम कौन करवाता है, बाइंडिंग साइट। हमने पढ़ा था एक्टिव साइट में जो बाइंडिंग साइट होती है वो क्या करती है, सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करवाती है, जिसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है, और मैंने बताया था कैटालिटिक साइट क्या करती है, वो सबस्ट्रेट में या तो बॉन्ड बनाती है या बॉन्ड तोड़ती है। अब जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर क्या किया गया, सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड था उसको क्या किया गया, तोड़ दिया गया, जिसे आप देखिए सबस्ट्रेट दो टुकड़ों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, डेट इज नाउ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या बन गया है, एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसमें अल्टीमेटली जो है एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होंगे जिससे कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमारे पास जो है वो कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होगी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी और आखिरकार एंजाइम और प्रोडक्ट जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपली एंजाइम्स के काम करने का जो है वो तरीका है। अच्छा, अब यहाँ पर एंजाइम के काम करने के हवाले से जो है वो हमारे पास दो मॉडल्स जो हैं वो पेश किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है जी, एक हमारे पास जो एंजाइम के काम करने के हवाले से जो मॉडल है उसको हम कहते हैं जी लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, अब ये जो मॉडल है, इस मॉडल के ये मॉडल जो है सबसे पहले ये प्रेजेंट किया था। दिस मॉडल वाज गिवन बाय एमल फिशर। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे एमल फिशर। एमल फिशर ने ये जो मॉडल था ये दिया था अकॉर्डिंग टू, अगर हम टेक्स्ट बुक देखें तो ये मॉडल पेश किया था 1890 में। अच्छा, इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, रिजिड होती है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है। अब रिजिड होने का मतलब ये है कि एक्टिव साइट जो है इट कांट चेंज देयर शेप। वो अपनी शेप जो है वो किसी सूरत जो है वो चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड है। जिसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है, ठीक है, ड्यूरिंग, इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो क्या करेगा, अटैच टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ओनली। एंजाइम हर एरे गैरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, बल्कि वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा और उसको प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेगा। ऐसे एंजाइम्स जो हैं इनको हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहते हैं। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं उनको हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स भी जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास, चले एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास एक एंजाइम है सुक्रेज। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है ये क्या करता है जी, सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है इनटू, ठीक है, सुक्रोज यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये उसको तोड़कर कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इसके अलावा ये एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह सेकंड अगर हम एक एंजाइम लेते हैं डेट इज माल्टेज। अब माल्टेज क्या करता है, ये सबस्ट्रेट माल्टोज को जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। ठीक है, और याद रखिएगा माल्टोज के टूटने से दो ग्लूकोज जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, दो ग्लूकोज बनते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाएं सेकंड मॉडल के ऊपर, तो सेकंड मॉडल जो है वो हमारे पास है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जो सेकंड मॉडल है डेट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, आप कह सकते हैं एक तरह से लॉक एंड की मॉडल का। अच्छा, अब ये जो मॉडल था ये एक अमेरिकन, ठीक है, हमारे अमेरिकन डॉक्टर थे डैनियल कोशलैंड। ठीक है, डैनियल कोशलैंड, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो है ये मॉडल उन्होंने पेश किया था 1959 के अंदर। और ये टोटली एक तरह से जो है वो ऑपोजिट है लॉक एंड की मॉडल के। इसके मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, बल्कि क्या होती है, रादर, बल्कि वो क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, मॉडिफाई करके जो है रिक्वायर्ड, मॉडिफाई
करके अपने आप को रिक्वायर्ड जो सबस्ट्रेट है उसके मुताबिक रिक्वायर्ड शेप में अपने आप को जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती बल्कि फ्लेक्सिबल होती है और उनकी एक्टिव साइट अपने आप को किसी भी रिक्वायर्ड शेप के अंदर जो है वो ढाल सकती है, ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। और ऊपर वाले जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो हमारे पास क्या होते हैं, लेस इफेक्टिव जो हैं वो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास, अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो लेट्स से कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब चूंकि इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, वो अपनी शेप चेंज कर सकती है, इसका मतलब है वो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट्स को अपने साथ बाइंड कर सकती है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये एंजाइम क्या करता है, ये ऑक्सीजन को भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करवा सकता है, ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये साथ ही साथ ऑक्सीजन के अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो अटैच करवा सकता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है। सेकंड अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो हेक्सोकाइनेज है। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या हैं, ये एक्टिव साइट अपनी चेंज कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है। सो इसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज रेगुलेटरी एंजाइम। अच्छा, इनके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, दे आर, ये जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सच एंजाइम्स आर कॉल्ड, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी एंजाइम्स। या फिर इनको हम क्या नाम देते हैं, एक और नाम भी देते हैं, डेट इज नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। इनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। सो पहला जो फैक्टर हम यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा जी हमारे पास टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टेम्परेचर जो है ये एंजाइम के काम को कैसे अफेक्ट करेगा, तो नॉर्मली देखने में ये आया है, चले पहले हम यहाँ पर एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक टेबल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लेट से ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जो है, इसको हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो हम टेम्परेचर को जो है वो ले लेते हैं जो इस साइड पर इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, लेट से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 है, 30 है, 40 है, एंड सो ऑन जो है 50 है। और इस साइड पर हम ले लेते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम के काम करने की जो रफ्तार है उसको हम वाई एक्सिस पर जो है वो ले लेते हैं। अब नॉर्मली जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है वो बनता है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ कि इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे नॉर्मली ये देखने में आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है एंजाइम के काम करने की जो रफ्तार है, ठीक है, एंजाइम रेट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और ये वो पॉइंट है जहां पर एंजाइम के काम करने की जो रेट है या जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं वो मैक्सिमम है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो नॉर्मली आपने याद रखना है कि जो ये जो एंजाइम एक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक भी चलें तो एक खास पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़, जैसे यहां पर आप देखें तो इस पॉइंट तक
इस पॉइंट तक, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक अगर आप देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रिएक्शन रेट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि एंजाइम की जो रफ्तार है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो है वो भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक खास पॉइंट तक। और याद रखिएगा इसी दौरान एक पॉइंट याद रखिएगा, इसी दौरान अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी दौरान इस लिमिट के अंदर रहते हुए अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा, ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। अब सवाल ये है कि रीजन क्या है। हमने कहा एक खास पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, इसको हम इन सर्कल में कर लेते हैं कि ये लिमिट के अंदर अंदर ही जो है वो ये पॉइंट जो है वो वैलिड होगा। इस लिमिट के अंदर, ये जो हमने बात की अप टू अ सर्टेन लिमिट, इस लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसकी रीजन क्या है, आखिर टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन रेट क्यों बढ़ता है। उसकी वजह ये है कि देखें, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि जी हीट के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रही है। अब हीट में जब इजाफा होगा तो हीट में इजाफे की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर मोशन है, या आप सिंपली कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। अब काइनेटिक एनर्जी में जब इंक्रीज होगा तो सबस्ट्रेट और जो एंजाइम है, ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है ये क्या करेंगे, मूव क्विकली टुवर्ड ईच अदर, ये तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करेंगे, आपस में अटैच होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और आगे सो ऑन सारा प्रोसीजर जो है, रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। तो होता ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने से एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, जिससे उनकी मोशन में इजाफा होता है और वो क्विकली एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, और जिससे रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाता है, एज ए रिजल्ट रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन रेट इंक्रीज। ठीक है, ये हमने क्या बात की है, ये हमने डिस्कस की है रीजन, क्या कि टेम्परेचर बढ़ने पर अप टू अ सर्टेन लिमिट रिएक्शन रेट क्यों बढ़ता है। फिर आपने देखा एक पॉइंट आता है जहां पे टेम्परेचर में क्या हो जाता है, जहां पर एंजाइम की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पर एंजाइम रेट इज मैक्सिमम। ठीक है, जहां पर एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारी, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी क्या है, 37 है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, ये इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी के अंदर तमाम एंजाइम्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर आप आगे देखें कि अगर हम टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज करते हैं, जब हमने टेम्परेचर को मजीद आगे इंक्रीज किया, ये हमारे पास 37 बनेगा, अगर हम टेम्परेचर को मजीद आगे जो है वो बढ़ाते हैं तो आप देखें रिएक्शन रेट बढ़ने की बजाय वो उल्टा क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। उसकी वजह ये होती है स्टूडेंट्स के, जब हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को यहां पर अगर हम देखें, अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो हीट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं अबव 37 या अबव 40। ठीक है, अबव 37 से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट में बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा इजाफा होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा होगा। काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा इजाफा होने की वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सबस्ट्रेट और जो एंजाइम्स होंगे, इनके अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होंगे, एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। और उस वाइब्रेशन का नतीजा ये निकलेगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है
وہ डी نیچر ہونا شروع ہو جائے گا. انزائم جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب کائنیٹک انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایٹمز کے درمیان جو بونڈ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, جسے ایٹمز کی جو موومنٹ ہے, وائبریشن ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایٹمز رینڈملی جو ہے وہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آخر کار انزائم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے جیسے انزائم جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا جائے گا تو الٹیمیٹلی ری ایکشن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ, اس کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی, اور آٹومیٹک آخر کار زیرو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس عمل کو ہم کیا نام دیتے ہیں, ڈیٹ از نون ایز انزائم ڈی نیچریشن. ٹھیک ہے, انزائم ڈی نیچریشن. تو ایک سرٹین پوائنٹ تک ٹیمپریچر بڑھنے پر انزائم ریٹ بڑھے گا, ایک پوائنٹ پر میکسیمم ہوگا, اور اگر آپ اس سے آگے جائیں گے تو رینڈم موشن اتنی زیادہ ہو جائے گی جسے انزائم ڈی نیچریشن ہو جائے گی, اور ریئیکشن ریٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, ریئیکشن ریٹ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلولی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا, اینڈ فائنلی اور آخر کار کیا ہو جائے گا, ریئیکشن بالکل ہی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. سیکنڈ فیکٹر کی طرف آتے ہیں جو کافی حد تک اس سے آپ کہہ لیں کہ کافی حد تک مماثلت بھی رکھتا ہے, تو وہ ہمارے پاس ہے جی پی ایچ. ٹھیک ہے, پی ایچ. اچھا, اب پی ایچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی ایچ جو ہے ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی انزائمز پائے جاتے ہیں, ہر انزائم جو ہے, ایوری انزائم ورک میکسیمم ایٹ اے اسپیسیفک پی ایچ. باڈی میں ہر انزائم کی جو پی ایچ ہے نا وہ سپیسیفک ہے. مطلب ایک انزائم اگر 2 پی ایچ پر میکسیمم سپیڈ سے کام کر رہا ہے تو کوئی دوسرا انزائم ہوگا وہ 4.5 پی ایچ پر میکسیمم سپیڈ سے کام کر رہا ہوگا, کوئی 7 پی ایچ پر میکسیمم سپیڈ سے کام کر رہا ہوگا. تو ٹیمپریچر کی طرح یہاں پر فرق یہ ہے کہ باڈی میں تو تمام انزائمز ایک سپیسیفک ٹیمپریچر پر میکسیمم سپیڈ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پی ایچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو باڈی میں ہر انزائم جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پی ایچ پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, جس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیٹ از کالڈ optimum pH of that enzyme. ٹھیک ہے, optimum pH of that enzyme. جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری باڈی میں جتنے بھی انزائمز ہیں, تمام انزائمز جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک پی ایچ پر میکسیمم سپیڈ سے کام کرتے ہیں, جس کو ہم نام کیا دیتے ہیں اسٹوڈنٹ, دیٹ از کالڈ آپٹیمم پی ایچ آف انزائم. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل جو ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے. اس ٹیبل کے اندر تمام جو امپورٹنٹ انزائمز ہیں ان کی آپٹیمم پی ایچ ویلیوز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ پی ایچ ویلیوز ہیں جن پر یہ انزائم کیا کرتے ہیں, میکسیمم سپیڈ سے کام کرتے ہیں. جیسے پیپسین ہے تو یہ 2 پی ایچ پر میکسیمم سپیڈ سے کام کرتا ہے, انٹیروکائنیز ہے یہ 5.50 پی ایچ پہ کام کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انزائم کی جو پی ایچ ویلیو ہے وہ سپیسیفک ہے, مطلب ہر انزائم ایک سپیسیفک پی ایچ پر ہی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. آگے ان کے فنکشنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, یہ دیے گئے, ان کو لازمی تیار کرنا ہے اسٹوڈنٹ, یہ ٹیبل آپ نے لازمی تیار کرنا ہے, یہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب یہ جو انزائم ہے جیسے پیپسین ہے, اس کی پی ایچ ویلیو جو ہے وہ کیا ہے, 2 ہے. اگر ہم اس ویلیو کو اس میں اگر ہم تھوڑا سا سلائٹ چینج کر دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا, اگر ہم کسی انزائم کی پی ایچ کو سلائٹ چینج کر دیتے, اس میں تھوڑا سا اگر چینج لے کر آتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا, اور اگر ہم بہت زیادہ چینج لے کر آتے ہیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کیا نکلے گا, یہ بھی آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے. پی ایچ ویلیو جو ہے, اگر ہم ایک انزائم کی پی ایچ کو چینج کرتے ہیں, اگر اس میں ہم سلائٹ چینج کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے, اٹ کاز چینج ان آئونائزیشن, ٹھیک ہے, آف امائنو ایسڈس ایٹ ایکٹیو سائٹ. ٹھیک ہے, ایٹ ایکٹیو سائٹ, یہاں پہ ایکٹیو سائٹ آنا تھا, لکھنا تھا ہم نے ایٹ ایکٹیو سائٹ آف انزائم یا پھر سبسٹریٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم کسی پی ایچ میں اگر ہم ذرا سا چینج لے کر آتے ہیں تو سلائٹ چینج ان پی ایچ کا نتیجہ کیا نکلے گا, انزائم کی جو ایکٹیو سائٹ ہوگی
उस पे जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनके चार्ज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चेंज इन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन चेंज होगा, वो एक्टिव साइट में भी हो सकता है और वो सबस्ट्रेट में भी हो सकता है। उसका नतीजा क्या निकलेगा फिर, अल्टीमेटली जो है वो एंजाइम जो एक्शन है, ठीक है, एंजाइम एक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। और अगर हम एक्सट्रीम चेंज जो है वो लेकर आते हैं पीएच के अंदर, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि एंजाइम्स के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स इनसाइड एंजाइम्स वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, एंजाइम डी नेचर। एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, वो डी नेचर हो जाएगा। और डी नेचर का भी अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा, एक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट आपने याद रखना है कि स्लाइड चेंज का इफेक्ट क्या होगा और एक्सट्रीम चेंज का जो है वो इफेक्ट क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होता है, एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एंजाइम है टैक पॉलीमरेज, ये स्टूडेंट एंजाइम जो है वो पीसीआर के अंदर यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे इसको। टैक पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है ये अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अलबत्ता मेजोरिटी ऑफ एंजाइम्स के लिए जो शरायत हैं वो यही रहेंगी जो कि हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरे नंबर पर जो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा वो है जी हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, एंजाइम कंसंट्रेशन, इसमें हमने सिर्फ चंद लाइनें ही जो है वो याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिए आपने स्टूडेंट एक फार्मूला जो है वो एक तरीके से आपने याद कर लेना है कि इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम की जो स्पीड होगी, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो होगा वो हम कहेंगे कि वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंजाइम की कंसंट्रेशन के, एंजाइम की कंसंट्रेशन के, ठीक है, कंसंट्रेशन के बशर्ते के, लेकिन यहाँ पे एक शर्त होनी चाहिए कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास सबस्ट्रेट जो है ना वो अनलिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। अब देखें सबस्ट्रेट हमारे पास अनलिमिटेड है, अब जैसे जैसे फिर हम एंजाइम्स ऐड करते जाएंगे, अब एंजाइम्स ऐड करने का मतलब है कि हम क्या करते जाएंगे, एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। अब जैसे जैसे एक्टिव साइट ऐड करते जाएंगे, सबस्ट्रेट तो अनलिमिटेड है, सबस्ट्रेट जैसे जैसे एक्टिव साइट बढ़ती जाएंगी वो सबस्ट्रेट को बाइंड करती जाएंगे, रिएक्शन रेट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसमें अगर आप सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखें कि जो एंजाइम रिएक्शन रेट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंजाइम की कंसंट्रेशन के। लेकिन शर्त ये है कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। सबस्ट्रेट हमारे पास इनफाइनाइट होने चाहिए। अब सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत सारे, चले इसको हम इस तरह के एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट से जी ये हमारे पास जो है ना बहुत सारे जो हैं वो सबस्ट्रेट पड़े हैं, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं। अब जैसे जैसे अब ये हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो बन गई है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, एक्टिव साइट्स क्या होती जाएंगी, जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे एक्टिव साइट्स क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, रिएक्शन रेट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज जो है वो होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है जी, नेक्स्ट फैक्टर है वो है जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पहले एंजाइम कंसंट्रेशन था, अब हमारे पास जो है वो है जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंजाइम्स जो हैं
उनको क्या कर देंगे, एंजाइम्स की मिकदार को हम क्या कर देंगे यहाँ पर, एंजाइम जो होगा हमारे पास, चलिए यहाँ भी हम फार्मूला बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाया था, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, वो क्या होगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन होगा, डिपेंड होगा किसके ऊपर, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन शर्त क्या है, प्रोवाइडेड डैट, लेकिन शर्त ये है, प्रोवाइडेड डैट एक्टिव साइट्स, प्रोवाइडेड डैट एक्टिव साइट्स अवेलेबल, एक्टिव साइट्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। जी, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, डेट इज इनहिबिटर्स। ठीक है, अच्छा, इनहिबिटर्स जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, इनहिबिट करना, किसी चीज को रोकना। तो इनहिबिटर्स जो हैं ये बेसिकली टू इनहिबिट। ठीक है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर ये भी सबस्ट्रेट की तरह ही जो है वो केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है। लेकिन हमने पढ़ा था कि सबस्ट्रेट जो है वो जब एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमने कहा था कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होती है, जिससे क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करें इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर्स क्या हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो अगर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं। अच्छा, अब याद रखना है कि इनहिबिटर्स बाइंड कहाँ पर होते हैं, ये भी एक्टिव साइट पर ही ज्यादातर होते हैं, मतलब सबस्ट्रेट की जगह पर। जहां पे सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए था वहां पे अगर इनहिबिटर आकर एंजाइम से जुड़ जाता है तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा था कि सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करवाना होता है बाइंडिंग साइट ने, बाइंडिंग साइट जो है वो फिर कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो यहां भी बाइंडिंग साइट ने क्या किया है, इनहिबिटर को एंजाइम के साथ अटैच करके कॉम्प्लेक्स बना दिया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट पर क्या जुड़ चुका है, इनहिबिटर जुड़ चुका है। अब ये डिपेंड करेगा कि आया वो जो एक्टिव साइट है, वो जो रिएक्शन है वो टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है, टेम्परेरी ब्लॉक भी हो सकता है, और ये परमानेंटली जो है रिएक्शन जो है वो ब्लॉक हो सकता है। लेकिन ये स्टूडेंट डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इनहिबिटर की टाइप के ऊपर कि कौन सा इनहिबिटर आकर जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड हुआ। अगर रिवर्सिबल इनहिबिटर बाइंड हुआ है तो जैसा कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है रिवर्स, ये जो इनहिबिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये ना डीटैचेबल होते हैं। मतलब अगर ये एंजाइम के साथ अटैच हो गए हैं तो ये डी अटैच भी हो सकती हैं, जिससे रिएक्शन जो स्टॉप हो गया था, एक्टिव साइट जो ब्लॉक हो गई थी, वो दोबारा से वर्किंग में आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं ये आमतौर पर जो है वो डीटैचेबल जो है वो नहीं होते। ठीक है, नॉट डीटैचेबल, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट को परमानेंटली जो है वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, अब ये ब्लॉक कैसे करते हैं, तो आमतौर पर ये दो तरह का तरीका जो है वो यूज करते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, या तो ये क्या करेंगे, एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रॉय ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, या आप कह ले, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबुलर पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था एंजाइम के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा उसका जो प्रोटीन पार्ट में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, एक ग्लोबुलर पार्ट होता है और एक एक्टिव साइट होती है। तो ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये अटैक करता है
ऑन, ये किस पे अटैक करता है, ऑन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ये बेसिकली एंजाइम के प्रोटीन पार्ट पर, जिसको हमने एपो एंजाइम भी कहा था, ठीक है, उस पर जो है वो बेसिकली क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अब अटैक करके, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोबुलर पार्ट होता है और एक एक्टिव साइट होती है, तो ये दोनों पर अटैक कर सकता है। अब ग्लोबुलर पार्ट को ये क्या करता है, या तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या होता है, ये क्या करता है, ओकोपाई एक्टिव साइट, या फिर ये क्या करता है, जाके एक्टिव साइट पे जो है वो कब्जा कर लेता है। अब कब्जा करने के लिए इसके पास जो है वो दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये खुद जो है जाकर जो है वो अटैच होगा फिजिकली, फिजिकली जाकर एक्टिव साइट पर जो है वो अटैच हो जाएगा, फिजिकली जो है वो ब्लॉक करेगा एक्टिव साइट को, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाकर, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, ताकि एक्टिव साइट को जो है वो ऑक्यूपाई कर सके। तो दो ऑप्शंस हैं, मतलब या तो ये खुद जाकर जो है वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर उसको ब्लॉक कर देगा, या फिर ये दूर ही रहते हुए उसके साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेगा। ठीक है, वो हम बना लेगा। अब इसमें हमारे पास अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो कौन कौन से इनहिबिटर्स आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास पॉइजन्स आ जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के। इसके अलावा जो है स्नेक वेनम है, ये हमारे पास नेचुरल में आ जाएगा। ठीक है, स्नेक वेनम है। इसी तरह मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास आर्टिफिशियल में आ जाएंगी। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके या एंजाइम की एक्टिव साइट पर कब्जा करके ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करें तो ये डीटैचेबल होते हैं। अब डीटैचेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे फॉर्म वीक लिंकेज, या आप कह लें ये, चूंकि ये इंजाइम के साथ क्या करते हैं, वीक बॉन्ड बनाकर जो है वो अटैच होते हैं, फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम्स, जिसकी वजह से इनका डी अटैच होना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और ये आमतौर पर होता किसके जरिए है, इनका जो इफेक्ट होता है उसको खत्म कैसे करते हैं, इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आमतौर पर सबस्ट्रेट की मिकदार को जो है वो बढ़ाने पर क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये खुद ब खुद इनहिबिटर्स जो होते हैं ये खुद ब खुद अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो इसकी अब सवाल ये है कि जब ये इनहिबिटर्स इन्होंने अलैदा ही होना है, तो सवाल ये है कि ये फिर अटैच ही क्यों होते हैं, अगर इन्होंने अलैदा ही होना है। तो उसकी वजह जो है वो बाज औकात क्या होता है कि बाज औकात ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट, बाज औकात क्या होता है, ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ जो है ना वो सिमिलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होने की वजह से जो है वो बाज औकात क्या होता है कि ये वाले जो इनहिबिटर्स हैं ये जाकर जो है वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ, इन एंजाइम्स के साथ। ठीक है, इसमें हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक केमिकल है मालोनिक एसिड। ठीक है, मालोनिक एसिड। अब ये जो एसिड है ये क्या करता है, ये एक एंजाइम है उसके साथ अगर अटैच हो जाए तो उसको इनहिबिट कर देता है। तो ये बेसिकली एक इनहिबिटर है किसका, सक्सीनिक, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिए, डी हाइड्रोजिनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस, मालोनिक एसिड जो है ये इनहिबिटर अगर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ अटैच हो जाए तो ये एज ए किसके तौर पे काम करेगा, इनहिबिटर। और कौन सा इनहिबिटर, कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर के तौर पर जो है वो काम करेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट ये जो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस है ना, थोड़ा सा इसकी डिटेल बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डायग्राम की शक्ल में भी देखेंगे। ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है ये नॉर्मली क्या करता है, ये नॉर्मली जो है वो सक्सीनिक एसिड को जो है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या करता है, सक्सीनिक एसिड को
कन्वर्ट करता है किसमें, कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, इसको हम डायग्राम के जरिए भी देखेंगे। ये नॉर्मली क्या करता है, सक्सीनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट करता है, लेकिन नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन डीहाइड्रोजिनेज, तो ये क्या करता है, ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, जब सक्सीनिक एसिड इसके साथ अटैच होता है तो ये उसमें से डी का मतलब है रिमूव हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमेरिक एसिड में। लेकिन अगर अब सक्सीनिक एसिड और मालोनिक एसिड जो है ना, इनका स्ट्रक्चर सेम है, काफी हद तक सिमिलर होता है। तो बाज औकात क्या होता है कि सक्सीनिक एसिड जुड़ने की बजाय जो है ना, ये मालोनिक एसिड आकर जो है वो जुड़ जाता है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज से, जिससे क्या होता है, रिएक्शन जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रिएक्शन जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसको हम ना डायग्राम के जरिए भी देखते हैं नीचे। देखिए हमारे पास जो है ये हमने डायग्राम के जरिए जो, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो एंजाइम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, इसको ना हम स्टूडेंट सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने ये एंजाइम बना दिया, अब ये हमारे पास है सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास है सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट का जो नाम है वो हमारे पास स्टूडेंट वो है सक्सीनिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सक्सीनिक एसिड है। अब हमने ये, पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सिचुएशन की। तो नॉर्मली जो है, ठीक है, ये हमने नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पे बना दी है। इसमें ये आप देखिए, सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज के साथ कौन सा सबस्ट्रेट आकर अटैच हो रहा है, सक्सीनिक एसिड। और हमने कहा था ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो ये आप देखें, इस एंजाइम ने क्या किया, आगे आप रिएक्शन में देखें, इसने दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए सक्सीनिक एसिड में से। तो हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट बन गई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। तो हमने यही कहा था कि सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, सक्सीनिक एसिड सबस्ट्रेट को बाइंड करके उसमें से हाइड्रोजन निकालकर नॉर्मली उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा मालोनिक एसिड इस एंजाइम से अटैच हो जाता है। अब ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड डायग्राम के अंदर जो है ये हमने बनाया मालोनिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर मालोनिक एसिड, यहां पर ये क्या है, ये इनहिबिटर है, एंजाइम वही है हमारे पास, डेट इज सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम सेम है हमारे पास। लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर जीनेज, ठीक है, ये एंजाइम है। अब यहां पर क्या हुआ है, सबस्ट्रेट सक्सीनिक एसिड की जगह क्या अटैच हो गया, मालोनिक एसिड। अगर आप देखें कि मालोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है और सक्सीनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे ये आप बुक्स में भी डायग्राम को देख सकते हैं, बुक में भी डायग्राम बनी हुई है। तो आप देखिए, मालोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है और सक्सीनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर मालोनिक एसिड का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट सक्सीनिक एसिड से सिमिलर होने की वजह से मालोनिक एसिड जो है वो समटाइम क्या हो जाता है, ये एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाता है। लेकिन चूंकि इनहिबिटर है तो बनेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या होगा, रिएक्शन जो है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी, रिएक्शन जो है वो आगे नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, मालोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो सक्सीनिक एसिड से मिलता जुलता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज इन एमडी कैट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स के ऊपर। अब जो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अब ये वाले जो इनहिबिटर्स थे ये स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये जाकर एक्टिव साइट के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, जैसा कि आपने नीचे डायग्राम में भी देखा, एक्टिव साइट के साथ मालोनिक एसिड जुड़ा है। लेकिन जो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई सेम नहीं होता, ये कहाँ पे अटैच होते हैं, अटैच टू अदर साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, ऑफ एंजाइम। ये एक्टिव साइट के अलावा, एंजाइम्स एक्टिव साइट, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर अटैच होती हैं। और अगर याद रखिएगा, अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर अटैच होता है तो स्टूडेंट उस जगह को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, उस जगह को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है अमाइनो एसिड एलानीन, ठीक है, अमाइनो एसिड
اس کا نام ہے ایلانین. ٹھیک ہے, ایلانین ایک امائنو ایسڈ ہے, اور یہ انہیبیٹر ہوگا کس کا, انہیبیٹر آف انزائم ہے ہمارے پاس پائروویٹ کائنیز. پائروویٹ کائنیز. تو یہ ایلانین امائنو ایسڈ کیا کرے گا, یہ سبسٹریٹ کی جگہ ایکٹیو سائٹ کی بجائے یہ کیا کرے گا, یہ پائروویٹ کائنیز, یہ جو انزائم ہے اس میں کسی اور جگہ پر جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس سے نا گلوبولر اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا انزائم کا, گلوبولر اسٹرکچر جو ہوتا ہے انزائمز کا, وہ اسٹوڈنٹ کیا ہو جاتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ریئیکشن جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس تھا چیپٹر انزائمز کا. اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا. اس کے آپ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے تیاری کا کہ آپ خود یہ لیکچر سنیں اور اس سے اپنے نوٹس جو ہیں وہ تیار کریں. ٹھیک ہے, آپ چاہے کسی بھی پروونس سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان, یہ تمام جو بورڈز ہیں ڈفرینٹ پروونسز کے, ان کو مد نظر رکھ کے اور جو سلیبس دیا گیا ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے اس کے مطابق جو ہے یہ آپ کو تیاری کروائی گئی ہے. سو آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اچھا, اب ہم اس کے بعد جو ہے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاسٹ پیپر میں ایم ڈی کیٹ کے اندر ایم سی کیوز آ چکے ہیں, اب ہم ان کو جو ہے وہ سالو کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے لیکچر کے اندر پڑھا کیا ہے اور بورڈ کے اندر ایم ڈی کیٹ کے اندر جو ہے ایم سی کیوز کس ٹائپ کے جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. جی, تو اسٹوڈنٹ چیپٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کور کر لیا. اب ہم ایم سی کیوز جو ایم ٹی کیٹ پاس پیپر میں آ چکے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. اس سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو چیپٹر ہم نے کور کیا ہے کیا ایم ڈی کیٹ میں اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آ بھی رہے ہیں. سو سب سے پہلا ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے جی این ایکٹیویٹیڈ انزائم. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ دیکھیں ورڈ یوز کر رہے ہیں ایکٹیویٹیڈ انزائم. اب ہم نے کہا تھا کہ جو ایکٹیویٹیڈ انزائم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہولو انزائم. ٹھیک ہے, اور اسے ایکٹیویٹیڈ انزائم کنسسٹڈ آف پولی پیپٹائڈ اینڈ کو فیکٹر, کو فیکٹر جڑا ہوا ہے, تو اس کو ہم کیا نام دیں گے, دیٹ از کالڈ ہولو انزائم. ٹھیک ہے, سیکنڈ ہمارے پاس ہے بایو کیمیکل نیچر. اچھا, یہاں پہ نیچر بھی وہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بایو کیمیکل نیچر کے نیچر وائز انزائمس کیا ہوتے ہیں, تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا ہوتے ہیں, پروٹینز ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دی پریسنس آف انزائمس, کہ جو انزائمز ہیں انزائمز کی موجودگی سے کیا ہوتا ہے, تو اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ریئیکشن ریٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں انزائمز انکریز دا ریٹ آف ریئیکشن بائی. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انزائمز ایکٹیویشن انرجی کو کم کر کے کیا کرتے ہیں, ریئیکشن ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. نیکسٹ ہے این انزائم اینڈ اے سبسٹریٹ ریئیکٹ تھرو اے اسپیسیفک فیچر اور سائٹ. انزائم اور سبسٹریٹ ایک خاص سائٹ کے ذریعے آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں, اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں, دیٹ ول بی نون ایز ایکٹیو سائٹ. اچھا, نیکسٹ ہے اف دا ڈیٹیچیبل کو فیکٹر از این انآرگینک آئن. ٹھیک ہے, تو انآرگینک کو فیکٹر کو ہم نے کیا نام دیا تھا اسٹوڈنٹس, دیٹ از نون ایز ایکٹیویٹر. اچھا, نیکسٹ ہے آل کو انزائمز آر ڈیرائیوڈ فرام. تو کو انزائمز کس سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے 4 کو انزائمز ایگزامپل میں پڑھے تھے اور چاروں کے چاروں جو تھے وہ وائٹامن سے ڈیرائیو تھے. نیکسٹ ہے اف کو فیکٹر جو کہ نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے انزائم کا, کووالنٹلی یا ٹائٹلی بانڈ ہوتا ہے انزائم کے ساتھ, اس کو ہم نے اسٹوڈنٹ کیا نام دیا تھا, پروستھیٹک گروپ. نیکسٹ ہے وچ مالیکولر اسٹرکچر آف انزائم از اسینشیل فار ایکٹیویٹی آف انزائم. ٹھیک ہے, انزائم کا کون سا اسٹرکچر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے انزائم کی ایکٹیویٹی کے لیے, تو وہ ہے جی ٹرشری اسٹرکچر. اب ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا تھا انزائمس میں کون سا اسٹرکچر پایا جاتا ہے, گلوبولر اسٹرکچر. اور ہم نے کہا تھا کہ گلوبولر اسٹرکچر جو ہے نا اس میں 2 آگے اسٹرکچرز ملتے ہیں, ایک ٹرشری ہوتا ہے اور دوسرا کوارٹرنری ہوتا ہے. ہاں, اس میں بات اگر ہم دیکھیں کمپیریزن اگر کرتے ہیں تو اس میں جو میجورٹی ہوتی ہے نا گلوبولر اسٹرکچر میں, وہ ٹرشری اسٹرکچر زیادہ کامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ جو ہے وہ کوارٹرنری فارم میں بھی پائے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے سم انزائمس جو ہیں وہ ریکوائر ہیلپر. بعض انزائمس کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نان پروٹین کی فارم میں ہوتا ہے, دیٹ ول بی نون ایز کو فیکٹر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کو فیکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں. نیکسٹ ہے این ایکٹیویٹڈ انزائم ہے جس کو میگنیشیم چاہیے اپنے سبسٹریٹ کو جو ہے وہ پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو میگنیشیم جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے, جو ہم نے پڑھا تھا Mg+2 میٹل آئن ہے, تو یہ یہاں پر کیا ہے, دیٹ از, یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ایکٹیویٹر ہے.
ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں آل انزائمز آر، جتنے بھی انزائمز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گلوبولر پروٹینز ہیں. ٹھیک ہے. دا ریئیکٹنٹ آن وچ انزائم ورک، ٹھیک ہے، وہ شے جس پر انزائم ایکٹ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبسٹریٹ. یاد رکھیے گا ہم نے پڑھا تھا کہ انزائمز کیا کرتے ہیں؟ سبسٹریٹ کو پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں. تو سبسٹریٹ وہ سبسٹانس ہے، وہ شے ہے جس پر کیا ہوتا ہے؟ اون وچ انزائم ایکٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لیکچر میں تو نہیں پڑھا تھا. وہ شاید جس پر انزائم کام کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبسٹریٹ. اور وہ شاید دی سبسٹانس فارمڈ ڈیورنگ ریئیکشن، جبکہ وہ شے جو ریئیکشن کے نتیجے میں بنتی ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے اسٹوڈنٹ؟ دیٹ از کالڈ پروڈکٹ. تو وہ شے اب انزائم کیا کرتا ہے؟ سبسٹریٹ پر ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کام کرتا ہے اور اس کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ کمپرائز آف ان آرگینک آئن. تو ان آرگینک آئن جو ہے وہ الٹیمیٹلی کس میں آ جائے گا؟ ایکٹیویٹر میں آ جائے گا. نیکسٹ ہے وچ از ٹرو اباؤٹ انزائمس. انزائم فائبرس پروٹینز نہیں ہے. یوز ان ریئیکشن، ٹھیک ہے جی، یہ انزائم جو ہیں وہ ریئیکشن کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے نو ایفیکٹ آن اینڈ پروڈکٹ. ٹھیک ہے، نوٹ اسپیسیفک. اب اس میں زیادہ جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے نو ایفیکٹ آن اینڈ پروڈکٹ. انزائمز کی موجودگی سے جو آخر میں جو پروڈکٹ بنتی ہے اس پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا، مطلب اس کی کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے ایک نون پروٹین پارٹ ہے جو کہ انزائم کی فنکشننگ کے لیے ضروری ہے، تو دیٹ از کو فیکٹر. اب آپ دیکھیں یہاں پر اسٹوڈنٹ کے ایم سی کیوز جو ہے اس میں آنسر ایک ہی ہے، لیکن اس کو اسٹیٹمنٹس تبدیل کر کر کے جو ہے وہ پوچھا ہوا ہے ڈفرینٹ ایئرس میں. نیکسٹ ہے ٹائپ آف انرجی ریڈیوسڈ بائی انزائمز فار بایولوجیکل ریئیکشنز ٹو اکر. ریئیکشنز کو کروانے کے لیے انزائم کون سی انرجی کو کم کرتے ہیں؟ تو دیٹ از ایکٹیویشن انرجی کو وہ کم کرتے ہیں. نیکسٹ ہے بائی لوئرنگ ڈیش انزائم انکریز ریٹ آف ریئیکشن، دیٹ از ایکٹیویشن انرجی. نیکسٹ ہے میکانزم آف انزائم ایکشن. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز ہے وہ دیکھتے ہیں. انزائمز آفٹر کیٹالائسس، ٹھیک ہے، ڈی ٹیچز اٹ سیلف فرام دی پروڈکٹ. ٹھیک ہے، اور تو اس دوران انزائم کیا رہتا ہے؟ وہ ان چینج رہتا ہے. ہم نے پڑھا تھا انزائمز میں کوئی چینج نہیں آتا. لاک اینڈ کی ماڈل جو ہے وہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو وہ ہم نے پڑھا تھا ایمل فشر نے جو ہے وہ پیش کیا تھا. نیکسٹ ہے دا ویو دیٹ ایکٹیو سائٹ آف انزائم از فلیکسیبل. ایکٹیو سائٹ کیا ہے؟ فلیکسیبل ہے. اور جب سبسٹریٹ کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو وہ سبسٹریٹ کی ایکٹیو سائٹ، انزائم کی ایکٹیو سائٹ میں کیا کرتا ہے؟ چینج کر دیتا ہے. یہ کون سا ماڈل ہم نے پڑھا تھا؟ دیٹ از انڈیوسڈ فٹ ماڈل. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کون سا ماڈل پڑھا تھا؟ انڈیوسڈ فٹ ماڈل. یہ بھی خیر یہ بھی اسی میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، انڈیوسڈ فٹ ماڈل. نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو انڈیوس فٹ ماڈل ایکٹیو سائٹ آف انزائم از ماڈیفائڈ ایز دا سبسٹریٹ انٹریکٹس ود دی انزائم. ٹھیک ہے، تو وہ کون سا ماڈل تھا؟ انڈیوسڈ فٹ ماڈل. یہاں پہ یہ نہیں آنا چاہیے تھا. نیکسٹ ہے جی لاک اینڈ کی ماڈل جو ہے وہ کس نے دیا تھا؟ وہ جی ایمل فشر نے دیا تھا. نیکسٹ ہے جی لاک اینڈ کی ماڈل آف انزائم ایکشن پروپوزڈ بائی ایمل فشر سجیسٹ دیٹ انزائمز آر انبائسڈ فار اٹس سبسٹریٹ. تو انزائمز آر restricted to one enzymes are restricted to one reaction type. یہاں پہ enzymes are restricted to one، یہاں پہ آنا تھا اسٹوڈنٹس ریئیکشن ٹائپ. یہ ٹائپنگ مسٹیکس ہیں جو ہو جاتی ہیں اکثر. ٹو ریئیکشن ٹائپ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا. ایمل فشر کے مطابق چونکہ ایک انزائم ایک ہی سبسٹریٹ سے بائنڈ ہو سکتا ہے سو وہ ایک ہی ریئیکشن، ایک ہی ٹائپ کا ریئیکشن جو ہے وہ کروا سکتا ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں فیکٹرز سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کی اسٹوڈنٹ، تو فیکٹرز میں ہمارے پاس ہیومن باڈی میں جو آپٹیمم ٹیمپریچر ہم نے پڑھا تھا 37 ہوتا ہے. پھر پیپسین انزائم از پروڈیوسڈ ان انیکٹیو فارم اینڈ از ایکٹیویٹڈ انٹو ا سچویشن when it is quite capable of destroying internal structure. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنا انٹرنل اسٹرکچر ڈسٹرائے کر سکتا ہے تب بھی وہ چینج ہو سکتا ہے. پیپسین انزائم کی اگر ہم پی ایچ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پی ایچ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیٹ از 2 ہے. اچھا، اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ از دا آپٹیمم پی ایچ آف پینکریاٹک لائپیز. تو پینکریاٹک لائپیز اس کی جو آپٹیمم پی ایچ ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 9. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا ٹیبل جو ہے وہ آپ نے لازمی جو ہے وہ کرنا ہے. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ گراف شو ہاؤ دا ریٹ آف ریئیکشن آف پیپسین از افیکٹڈ بائی پی ایچ. ٹھیک ہے، تو اس میں کون سا انزائم اگر آپ کو یاد ہو تو پی ایچ کی پیپسین کا جو گراف ہے وہ ہمارے پاس یہ والا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پڑھا تھا اس کی جو میکسیمم آپٹیمم پی ایچ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس 2 ہے. تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہوگا.
ठीक है, ग्राफ डी। नेक्स्ट है द टेम्परेचर दैट प्रोमोट मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड एज। ठीक है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। मोस्ट एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड, ज्यादातर जो एंजाइम्स का तो वो 40, ठीक है, 37 है तो वो 40 के नजदीक ज्यादा बनता है। नेक्स्ट है डैश फॉर्म्स वीक लिंकेज विद एंजाइम एंड देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड और पार्शली बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो वो हमने पढ़ा था, दैट इज कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कंपेटिटिव इनहिबिटर का ऑप्शन नहीं होगा फिर स्टूडेंट्स आप लगाएंगे, अगर कंपेटिटिव इनहिबिटर का ऑप्शन नहीं होगा फिर आप रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को जो है वो टिक करेंगे। ठीक है, फिर आप रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को जो है वो टिक करेंगे, अगर ना, अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो फिर कंपेटिटिव इनहिबिटर ज्यादा बेहतर आंसर है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनहिबिशन इन विच इनहिबिटर हैज नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू सबस्ट्रेट एंड कंबाइंड विद एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट। तो कौन सा इनहिबिटर है जो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे जो है वो जुड़ता है, तो वो हमने पढ़ा था, दैट इज नॉन कंपेटिटिव। ठीक है, क्योंकि कंपेटिटिव जो है वो एक्टिव साइड पे जुड़ता है, नॉन कंपेटिटिव एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ता है, और जो कि रिवर्सिबल इनहिबिशन काज करता है। नेक्स्ट है द इनहिबिटर दैट बाइंड टाइटली एंड परमानेंटली टू एंजाइम। तो हमारे पास परमानेंटली में हमारे पास एक ही आ जाता है, वो है जी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट सक्सीनेट इनटू, तो नॉर्मली ये किस में कन्वर्ट करता है, फ्यूमा रेट में। ठीक है, फ्यूमा रेट में, जिसको हम फ्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पास्ट पेपर में। द कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ उनकी सिमिलैरिटी जो है वो मैच करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिटर। तो यहाँ पे कंपेटिटिव इनहिबिटर में हमने एग्जांपल पढ़ी थी मालोनिक एसिड का, इसका स्ट्रक्चर किसके साथ सेम होता है, टू द सक्सीनिक एसिड, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मालोनिक एसिड जो है सिमिलर स्ट्रक्चर विद डैश ऑफ द फॉलोइंग, तो डेट इज सक्सीनिक एसिड। नेक्स्ट है, आप देखेंगे एक फिगर है, वो कहता है इस फिगर में जो है क्या चीज किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे आप देखें इनहिबिटर भी है, सबस्ट्रेट भी है और प्रोडक्ट भी है। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि जो इनहिबिटर है वो किस टाइप का, बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि इनहिबिटर यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखें इनहिबिटर जो है वो कहाँ पे बाइंड हो रहा है, इनहिबिटर बाइंड, ये एक्टिव साइट है लेकिन इनहिबिटर बाइंड हो रहा है किसी दूसरी साइट पर, तो डेट इज एलोस्टेरिक साइट। तो इस फिगर में यहाँ पर जो चीज ये जो मेंशन है डेट इज एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, अगर साइट की बात की जाए, दिस फिगर रिप्रेजेंट डैश साइट अगर पूछा जाए तो एलोस्टेरिक साइट, लेकिन अगर ये पूछा जाए दिस फिगर रिप्रेजेंट इनहिबिटर, अगर साइट की जगह यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हो इनहिबिटर, तो फिर हमारे पास जो है कि इनहिबिटर कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट इनहिबिटर जो डायग्राम में शो होगा वो है जी नॉन कंपेटिटिव। क्यों, कहाँ पे जोड़ा है, एलोस्टेरिक साइट पे। ठीक है, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब ये दो टाइप का एमसीक्यूज बन गया। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ दिस फिगर रिप्रेजेंट डैश साइट, तो फिर हमारे पास आएगा एलोस्टेरिक साइट जो एमसीक्यूज में मौजूद है। अगर क्वेश्चन होता है दिस फिगर रिप्रेजेंट डैश इनहिबिटर, ये भी आया हुआ है बोर्ड के अंदर, एमडी कैट के अंदर, इनहिबिटर, तो ये हमारे पास आएगा नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ही हमेशा एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। ठीक है, बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट, तो हमारे पास है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा डेट इज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। उसने पूछा है टाइप ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, टाइप ऑफ इनहिबिटर, तो इनहिबिटर की दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो इसमें टाइप पूछ रहा है तो इसीलिए रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द डिटैचेबल इनहिबिटर कैन बाइंड टू एन अदर साइट ऑफ एंजाइम रादर देन द एक्टिव साइट, तो इट इज रेफर्ड एज, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर,
वट इज द कॉमन इन बोथ competitive एंड नॉन competitive इनहिबिटर, दोनों में कॉमन क्या, तो ये दोनों बेसिकली किसकी टाइप है, रिवर्सिबल इनहिबिटर की जो है वो टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, वो कहता है जी एक स्टूडेंट है केमिकल इंजीनियरिंग का, मिस्टेकनली वो क्या करता है, एक टॉक्सिक जो है, टॉक्सिन मटेरियल जो है उसको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, ठीक है, जो कि एक खास एंजाइम को जो है वो इनहिबिट करता है। ही वाज इमीडिएटली ब्राउट टू, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसको इंट्रावेनसली सबस्ट्रेट बी इंजेक्शन दिया जाता है। ये क्या करेगा, ये उस कंपाउंड के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करेगा। अब उसकी लाइफ जो है वो भी बच जाएगी। द ट्रीटमेंट मेथड शोड इन द क्लिनिकल केस, अब वो जो मेथड, जो ट्रीटमेंट यूज किया गया वो किस केस के अंदर आएगा, वो आएगा जी कॉम्पेटिटिव रिवर्सिबल के केस में, क्योंकि वो जो सबस्ट्रेट दिया जाएगा उसको इंट्रावेनसली, वो बेसिकली उस टॉक्सिन का क्या होगा, वो कंपेटिटिव जो है वो इनहिबिटर होगा, जो टॉक्सिन को हटा के उसके एंजाइम के साथ जो है वो अटैच होगा, जिससे डैमेजिंग इफेक्ट से जो है वो बचा जा सकेगा। तो स्टूडेंट ये वो तमाम एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, आपने देखा ज्यादातर में आंसर सेम ही था, सिर्फ स्टेटमेंट्स को जो है वो चेंज किया गया है। याद रखिएगा, इन तमाम ये जो लेक्चर स्टूडेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, तमाम जो प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो इसको इख्तियार करेंगे। इसमें तमाम जो बुक्स हैं, सिंध की हो, केपीके की हो, फेडरल बुक हो और लाहौर बोर्ड हो, इन सब को मिक्स करके जो है ये आपको लेक्चर जो है वो दिया जाता है। ज्यादातर जो है वो चूंकि एमसीक्यूज फेडरल बोर्ड की बुक से बनते हैं, तो इसमें ज्यादा मवाद भी आपको फेडरल बोर्ड से ही रिलेटेड मिलेगा और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको ये करवाया जा रहा है। अगर आप सिर्फ इसी लेक्चर के नोट्स तैयार कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद किसी और लेक्चर को तैयार करने की या किसी और टेक्स्ट बुक की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयारी का बेहतरीन तरीका ये, आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने, साथ साथ हैंड रिटन अपने नोट्स तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स जो है वो आपके